लंबे थकान भरे सफर के बाद अपने पल्लू को संभालते हुए मधु ने अपने पसीने को पोंछते हुए घर में प्रवेश ही किया था कि सामने देवरानी श्वेता को देखकर वो हैरान हो गई। वो वहीं दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। देवरानी श्वेता सूट पहनकर बिना पल्लू सर पर लिए वहीं सोफे पर बैठकर सासू माँ मालती के साथ बतिया रही थी और देवर राजेंद्र भी वहीं बैठकर उन लोगों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यह नज़ारा देखकर मधु सोचने लगी, जब 20 दिन पहले वो अपने मायके गई थी तब तो इस घर में सूट का नामो निशान नहीं था, तब तो सिर पर पल्ला रखने का रिवाज था। फिर 20 दिन में ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों का इतना हृदय परिवर्तन हो गया और देवरानी ने सूट पहन लिया और सूट पहना जो पहना सासू माँ के साथ ही सोफे पर बैठकर बतिया रही है, वो भी रिवाजों को इतना मानने वाले देवर के सामने। तब तक उनके पति वीरेंद्र भी अंदर आ चुके थे। सामने का नज़ारा देखकर तो वो भी चुपचाप ही खड़े रह गए। अभी दोनों हैरानी से वहां खड़े हुए थे कि तभी अचानक देवरानी की नज़र मधु पर पड़ी तो उसने कहा, अरे भाभी, आ गए आप लोग। आप वहीं दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाइए ना। अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए मधु अंदर आई और सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और वहीं एक तरफ जाकर खड़ी हो गई और सब लोगों को देखने लगी। तब तक पति विजेंद्र भी अंदर आए और सासू माँ के पैर छूकर वहीं खड़े हो गए। मेरे साथ साथ वो भी हैरान थे, आखिर एक शेर आज बिल्ली कैसे बन गया, ये समझ में नहीं आ रहा था। कुछ पल में ही पूरे 5 साल का ब्यौरा आंखों के सामने घूम गया। जब मधु वीरेंद्र से शादी होकर इस घर में आई थी तब गर्मी का मौसम चल रहा था। ससुराल में साड़ी ही पहनने थे और सबसे जरूरी बहू को सबके सामने सिर पर पल्ला रखना जरूरी था। ऊपर से सासू माँ का ये नियम था कि चाहे रसोई में घर का कोई दूसरा सदस्य हो या ना हो, एक बहू का रसोई में काम करते रहना, पल्ला नीचे नहीं गिरना चाहिए। ऐसे में उसे रसोई में काम करने में बड़ी दिक्कत होती थी। उसने अपनी समस्या मालती जी से कही तो उन्होंने जवाब दिया, बहू, तुम्हारे आने से पहले हम भी तो रसोई में काम करते थे, हमें तो कभी कोई समस्या नहीं हुई। मम्मी जी, वो बात नहीं है, मैं तो कह रही थी कि मैं कॉटन के सूट खरीद लूं क्या? वो काफ़ी आरामदायक रहते हैं, पसीना भी सोख लेते हैं और सबसे बड़ी बात, शरीर पूरा ढका रहता है। मधु ने समझाना चाहा लेकिन मालती जी बोलने से पहले ही वहीं राजेंद्र बीच में बोल पड़ा, भाभी, हमारे घर में बहुएं साड़ी ही पहनती हैं, आप आकर हमारे घर के रिवाज बदलने की कोशिश मत करो। और क्या, जिन घरों में औरतें साड़ी पहनती हैं उन घरों के लोग गर्मी में खाना खाना छोड़ देते हैं? वो औरतें भी तो रसोई में काम करती ही हैं। आपको अकेले को क्या समस्या है? जो रिवाज है वह तो आपको निभाने ही पड़ेंगे। ये सुनकर मधु ने मालती जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी कहा, ऐसे क्या देख रही है? राजेंद्र सही कह रहा है, बेवजह तुम्हारे लिए हम हमारे रिवाज नहीं बदलेंगे। पति वीरेंद्र भी वहीं बैठे हुए थे लेकिन अपने छोटे भाई और माँ के सामने उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उसे वीरेंद्र की तरफ देखता देखकर राजेंद्र ने कहा, भाभी, भैया की तरफ मत देखो, इस घर में रहना है तो रिवाज तो आपको मानने ही पड़ेंगे। आपने तो फिर भी ये सब पूछ लिया, भैया तो फिर भी चुप बैठा है। जब मेरी शादी होगी और मेरी पत्नी मम्मी से ये पूछ कर दिखा देना तो अच्छे से सबक सिखा दूंगा उसे। आखिर मधु चुप हो गई। ऐसे ही एक दिन मधु अपने कमरे में पलंग पर बैठी हुई थी। उसी समय मालती जी को कोई दवाई के बारे में पूछना था तो इसीलिए वो भी आकर उसके कमरे में पलंग पर बैठ गई और उससे बोली, बहू, जरा इस दवाई को देखना तो, ये बुखार की है दवाई है ना? आज मुझे थोड़ा सा बुखार लग रहा है। मधु दवाई हाथ में लेकर देखने लगी। इतने में राजेंद्र अपनी मम्मी को ढूंढता हुआ उसके कमरे में आ गया और आते ही बिगड़ गया। वाह वाह वाह, क्या जमाना आ गया है, बहू सास के साथ एक ही पलंग पर बैठी हुई है। शर्म आने की बात है, आपका और मम्मी का औधा एक ही हो गया क्या, जो आप उठकर खड़ी भी नहीं हुई? इस बार तो मालती जी ने भी समझाना चाहा कि इसमें बहू की गलती नहीं है, वो तो चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, मैं ही उसके पास आकर बैठी हूँ। लेकिन राजेंद्र तो कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपनी मम्मी के सम्मान के साथ कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता।
बहू को बहू की तरह ही रहना चाहिए और अपनी मर्यादा में। और फिर वापस वही सब कुछ हुआ। घर का माहौल फिर खराब हो गया। इस बार भी उसके पति वीरेंद्र ने कुछ भी नहीं कहा। इन 5 सालों में तो उसे इन सब चीजों की आदत हो गई थी। अब तो वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी, लेकिन उसके लिए कुछ बदलाव नहीं हुआ और ना ही कभी उसके पति ने उसके पक्ष में कुछ कहा। लेकिन आज क्या हो रहा है इस घर में? अभी कुछ दिन पहले ही तो देवर की शादी हुई थी श्वेता के साथ, तब भी रिवाज यही था। लेकिन शादी के 20 दिन बाद ही अचानक मधु को अपने पापा की तबीयत खराब होने के कारण उसके मायके जाना पड़ा था। 20 दिन से वो अपने बेटे के साथ मायके में ही रह रही थी और अभी वीरेंद्र भी 5 दिन से वहीं थे। आज ही वापस लौटकर घर आए थे तो ये सब नज़ारा देखने को मिल गया। तभी मधु के मन की बात को समझते हुए सासू माँ मालती जी ने सारी बात को संभालते हुए कहा। संभालते हुए नहीं, बल्कि लीपा पोती करते हुए कहा, अरे बहू, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। साड़ी तो गर्मी झेल ही नहीं पाती और फिर रसोई में इतनी गर्मी में काम करना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है। इसीलिए श्वेता ने सूट खरीद लिए। ये तो बहुत आरामदायक होते हैं। देख, इससे शरीर भी पूरा ढका रहता है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी सूट खरीद ला। तभी देवर राजेंद्र भी बीच में ही बोल पड़ा, और फिर भाभी, सूट कितना कंफर्टेबल होता है। मेरे हिसाब से तो जो कंफर्टेबल हो वही पहनना चाहिए। इसीलिए मैं आपकी देवरानी के लिए खुद बाजार जाकर सूट खरीद कर लाया हूँ। मधु ने पलटकर अपने पति की ओर देखा तो वो नजरें झुकाए खड़े थे। मधु को अपनी तरफ देखता देखकर आखिर वीरेंद्र चुपचाप आगे आया और अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। एक पल के लिए तो मधु ने सोचा कि चुप रह जाऊं, क्या फायदा कुछ कहने का, आखिर घर की शांति ही भंग होगी। पर फिर उसने सोचा कि अभी जवाब नहीं दिया तो कब जवाब दूंगी। उसने लंबी सांस भरते हुए कहा, सही कहा देवर जी, गर्मी तो वाकई बहुत तेज़ है, पर ये गर्मी तो अभी आपकी शादी के बाद ही पड़ने लगी है, वरना पिछले 5 साल से तो गर्मी कहाँ पड़ी थी। बड़ी बहू तो पत्थर की थी, उसे गर्मी कहाँ लगती थी। पर चलो, कुछ तो अच्छा है, कम से कम अब बदलाव की बुआर बड़ी बहू के लिए भी हो ही जाएगी, वरना रिवाजों के बिगुल बजाने वाले कहाँ शांत बैठते थे। मधु के ऐसा कहते ही सबके मुंह फूल गए। फूलते हैं तो फूलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आखिर सच इतना ही बुरा लगता है तो ऐसी हरकतें करती ही क्यों हैं। मधु ने मन ही मन कहा और अपने सिर से पल्ला हटाकर चुपचाप अपने कमरे में रवाना हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।